नई बेटी का जादुई चांदी का लहंगा। एक गांव में कविता अपनी माँ गायत्री के साथ रहा करती थी। कविता की माँ बहुत ही ज्यादा गरीब थी। वो अपने घर का खर्चा चलाने के लिए लोगों के घरों में साफ सफाई का काम किया करती थी। गायत्री जैसे तैसे करके अपनी बेटी का पालन पोषण किया करती थी और कविता भी हमेशा अपनी माँ की मदद किया करती थी। लेकिन अपनी गरीब हालत की वजह से गायत्री अपनी बेटी को ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं दे पाती थी, जिसकी वजह से उसे हमेशा इस बात का अफसोस रहता था। और ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और अब कविता भी शादी लायक हो जाती है। लेकिन गायत्री की गरीबी की वजह से कविता से कोई शादी नहीं करना चाहता था, जिस वजह से गायत्री हमेशा परेशान रहा करती थी। माँ, आप चिंता मत करिए, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर आप भी अपनी बेटी को डोली में बैठाकर विदा कर पाओगी। हाँ मेरी बच्ची, मुझे भी बस उसी दिन का इंतजार है। उसी समय वहाँ पर गायत्री की पड़ोसन सीता आती है और वह कहती है, अरे कैसी हो गायत्री बहन, मैंने सुना है तुम कविता के लिए रिश्ता ढूंढ रही हो। सही कहा बहन जी, रिश्ता तो बहुत ढूंढ रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, अपनी इस गरीब हालत की वजह से मैं अपनी बेटी का रिश्ता कहीं भी तय नहीं कर पा रही हूँ। तुम चिंता मत करो गायत्री बहन, देखना कविता की शादी बहुत ही अच्छे घर में होगी। और मैं यहाँ तुम्हें यही बताने आई थी कि मेरे पास कविता के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता है। अगर तुम कहो तो मैं कल ही लड़के वालों को यहाँ बुलवा सकती हूँ। लेकिन सीता बहन, मैं इतनी जल्दी इतनी सारी तैयारियां कैसे कर पाऊंगी? अरे तैयारियों का क्या है, वो तो जैसे तैसे हो ही जाएगा। लेकिन इतना अच्छा रिश्ता अगर हाथ से निकल गया ना तो वो दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ, यह तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अच्छा, तुम ऐसा करो, लड़के वालों को कल बुलवा लो, मैं सारी तैयारियां कर लूंगी। ठीक है, मैं उन लोगों को कल आने के लिए बोल देती हूँ। इतना कहकर सीता वहाँ से चली जाती है। उसी समय कविता अपनी माँ से कहती है, माँ, आपने इतनी जल्दी हाँ क्यों कहा? आपको तो पता है ना अपने घर की हालत। बेटा, तू उसकी चिंता मत कर, तू बस कल के लिए तैयारी कर। इतना बोलकर गायत्री कल की तैयारी करने में लग जाती है और सुबह होते ही गायत्री पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई करके लड़के वालों के आने का इंतजार करने लगती है। और कुछ ही देर में लड़के वाले गायत्री के घर आ जाते हैं। अरे आप लोग बैठिए ना, आप लोगों को आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं बहन जी, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। अरे बहन जी, बातें तो होती ही रहेंगी, पहले आप अपनी बेटी को तो बुलाइए। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, कविता बेटी, सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आ जाओ। उसी समय कविता सबके लिए चाय नाश्ता लेकर बाहर आती है। तभी श्याम की नजर कविता पर जाती है और वह उसकी खूबसूरती में खो जाता है, क्योंकि कविता दिखने में आज बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी और उसकी खूबसूरती और सादगी को देखकर श्याम उसे पहली ही नजर में पसंद कर लेता है। पिताजी, मुझे कविता पसंद है। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें लड़की पसंद है तो हमें भी यह रिश्ता मंजूर है। बहन जी, आप जल्द से जल्द शादी की तैयारियां कीजिए। हम कुछ ही दिनों में अपने बेटे की बारात लेकर आपके दरवाजे पर आएंगे। क्यों नहीं भाई साहब, यह तो हमारी खुशकिस्मती है कि जो आप जैसे अच्छे परिवार में मेरी बेटी का रिश्ता हो रहा है। इतना बोलकर लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही गायत्री थोड़ी सी परेशान दिखाई देने लगती है। यह देखकर कविता अपनी माँ से कहती है, माँ, आपने इतनी जल्दी शादी के लिए हाँ क्यों कह दिया? आपको तो पता है ना कि शादी में कितनी तैयारियाँ करनी पड़ती है। शादी का लहंगा लेना पड़ता है और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम एक शादी का लहंगा भी ले सके, तो भला हम ये शादी की तैयारियां कैसे करेंगे? बेटी, तू परेशान मत हो, मैं कल ही मुखिया जी के पास जाकर कुछ पैसे उधार मांगकर ले आऊंगी, फिर उन पैसों से मैं तेरी शादी का लहंगा खरीद कर ले आऊंगी। इतना बोलकर गायत्री अगले ही दिन मुखिया जी के घर पर जाती है और उनसे कुछ पैसे उधार मांगती है।
मुखिया जी, कुछ ही दिनों में मेरी बेटी की शादी है, तो मुझे आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए। मैं जल्द ही आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। अरे गायत्री, मैं यहाँ पर कोई खैरात नहीं बांट रहा हूँ जो हर किसी को देता रहूँ। और तुम्हारा क्या भरोसा कि कल तुम मुझे पैसा दो या ना दो। मुखिया जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कृपया करके मेरी मदद कर दीजिए, मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगी। तुम्हें समझ में नहीं आता? मैंने एक बार मना कर दिया ना, अब तुम जाओ यहाँ से। गायत्री मुखिया के सामने काफी विनती करती है, लेकिन मुखिया उसकी एक नहीं सुनता और गायत्री को निराश होकर वहाँ से खाली हाथ वापस आना पड़ता है। और अपनी माँ को इतना दुखी देखकर कविता उनसे कहती है, माँ क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों लग रही हो? क्या बताऊँ बेटा, गांव के मुखिया ने पैसे देने से मना कर दिया। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि इन 2 दिनों में तेरी शादी की तैयारियां कैसे कर पाऊंगी। और ना मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं तेरी शादी का लहंगा तक खरीद सकूं। मुझे माफ कर देना बेटी, मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आपने जो मेरे लिए किया है वही मेरे लिए बहुत है। और रही बात लहंगों की, तो उसका भी इंतजाम कहीं ना कहीं से हो जाएगा। आप बस भगवान पर भरोसा रखिए। उसी समय गायत्री के घर के बाहर एक भूखा साधु आता है और कहता है, अरे कोई है? जरा इस भूखे साधु को कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। साधु की आवाज सुनकर कविता खाना लेकर बाहर आती है और उस साधु को खाना दे देती है। खाना खाते ही साधु कविता से कहता है, अरे बेटा, क्या बात है? तुम मुझे बहुत परेशान लग रही हो। तभी कविता उस साधु बाबा को सारी बातें बता देती है और कविता की बात सुनकर साधु बाबा उससे कहते हैं, सुनो बेटी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ ज्यादा कुछ तो नहीं है, पर हाँ मेरे पास एक लहंगा है जो तुम्हारे बहुत काम आ सकता है। क्योंकि ये कोई मामूली लहंगा नहीं है, इसे पहनते ही तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। इतना बोलकर वह साधु लहंगा निकाल कर कविता को दे देते हैं और वह लहंगा देखकर कविता बहुत ही खुश हो जाती है और उनका शुक्रिया अदा करती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साधु बाबा, आज आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। इतना बोलकर कविता उस लहंगे को लेकर अंदर चली जाती है और अपनी माँ को उस लहंगे के बारे में बताती है, जिसे सुनकर उसकी माँ भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अरे बेटी, यह लहंगा तो सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। तू एक बार इसे पहन कर तो दिखा, मैं भी तो देखूं कि मेरी बेटी इस लहंगे में कैसी लगती है। ठीक है माँ, मैं अभी इसे पहनकर दिखाती हूँ। इतना बोलकर कविता जैसे ही उस लहंगे को पहनती है, वैसे ही वह लहंगा चांदी की तरह चमकने लगता है और ये देखकर गायत्री और कविता दोनों ही हैरान हो जाते हैं। अरे बेटी, ये लहंगा तो सच में चांदी जैसा लग रहा है। हाँ माँ, पर ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ये कोई जादुई लहंगा तो नहीं है? क्या मैं इससे एक बार कुछ मांग कर देखूं? हाँ बेटी, तू एक बार इस लहंगे से कुछ मांग कर देख। ये जादुई लहंगे, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? कविता के इतना कहते ही वह जादुई चांदी का लहंगा चमक उठता है और उसमें से खूब सारे चांदी के सिक्के निकलने लगते हैं। यह देखकर गायत्री बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और मन ही मन उन साधु का धन्यवाद करती है। तूने बिल्कुल सही कहा बेटी, ये कोई मामूली लहंगा नहीं है, बल्कि एक जादुई चांदी का लहंगा है। आपने बिल्कुल सही कहा माँ, अब हम लोगों की सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। और इसी तरह से गायत्री उस जादुई चांदी के लहंगे की मदद से खूब सारे चांदी के सिक्के मांगती है और उन्हें बेचकर अपनी बेटी की बड़ी ही धूमधाम से शादी करती है और खुशी खुशी उसे ससुराल विदा कर देती है। उस दिन के बाद से उन दोनों माँ बेटी की जिंदगी में किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है और वे लोग अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। अनाथ राजकुमारी और जादुई अंगूठी। एक राज्य में यामिनी नाम की गरीब महिला रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। एक दिन यामिनी अपने कमरे में बैठी थी, तभी कोई उसके घर के बाहर एक नवजात बच्ची को छोड़ गया।
जब वो बाहर जाकर देखी तो एक बहुत ही प्यारी बच्ची रो रही थी। उसने आसपास देखा तो कहीं कोई नहीं था। वो उस बच्ची को उठाकर अपने घर ले आई और फिर उसने बहुत ही प्यार से उस बच्ची का पालन पोषण किया। उसने उसका नाम किरण रखा। ऐसे ही कई साल बीत गए। किरण अब बड़ी हो गई थी और यामिनी बूढ़ी हो चुकी थी। घर चलाने के लिए किरण शहर के एक धनवान सेठ के यहाँ खाना बनाने का काम करती है। एक बार सेठ का पूरा परिवार शादी समारोह में अपने पूरे परिवार समेत जा रहा था। साथ में किरण को भी उनके मदद के लिए जाना पड़ रहा था। तभी उन लोगों की कार एक जंगल से गुजर रही थी। तभी सेठानी ड्राइवर से कहती है, अरे ड्राइवर, चीखते हुए जंगल में पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? हम रात तक वहाँ पहुँच जाएंगे मालकिन। उसके बाद सेठानी अपनी बेटी से कहती है, बेटा तुम्हें पता है इस जंगल का नाम चीखता हुआ जंगल क्यों पड़ा है? क्योंकि इस इलाके में खतरनाक डाकू रहते हैं। ये डाकू आते जाते मुसाफिर को लूटते हैं और सारा सामान चुराकर भाग जाते हैं। तुम सबको बहुत ही सावधान रहना होगा। किरण भी उनकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। सेठानी फिर कहती है, और तुम्हें पता है ये जंगल जादुई है। इस जंगल में कभी कोई इंसान नहीं जाता है। ओफो, कम ऑन मॉम, आज के टाइम में भी ये सब बातें? मॉम, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब बस एक बकवास है। वे लोग बातें करते हुए जा ही रहे थे। वो अभी चीखते हुए जंगल के रास्ते में पहुंचने ही वाले थे। तभी अचानक से कई सारे डाकू लुटेरे हर तरफ से उनकी गाड़ी को घेर लेते हैं। चलो जल्दी से बाहर निकलो और जो भी तुम्हारे पास है वो सब मुझे दे दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? पीछे हटो। तुम्हें पता है मेरी सिर्फ इस ड्रेस की कीमत तुम्हारी जान से भी कहीं ज्यादा कीमती है। हमें तो यही जानना था बेवकूफ लड़की। और फिर उसके बाद उन डाकुओं ने सारा माल लूट लिया और वहाँ से चले गए। डाकू के चले जाने के बाद सभी लोग हैरान परेशान वहीं बैठे थे। तभी मालकिन पूछती है, अरे वो लड़की किरण कहाँ है? तभी हर कोई इधर उधर देखने लगता है, लेकिन किरण उनके साथ नहीं थी। हे भगवान, कहीं किरण डाकुओं से डरकर उस चीखते हुए जंगल में तो नहीं चली गई? इधर सच में ही किरण डाकुओं से डरकर जंगल की तरफ भाग रही थी। वो चीखते हुए जंगल के अंदर चली गई और एक पत्थर से टकराकर गिर गई। किरण को गिरता हुआ देख उस जंगल के सभी पेड़ जोर जोर से हंसने लगे। ये देखकर किरण बहुत ज्यादा डर गई और बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके पास एक प्यारा सा घोड़ा आकर बैठा है। वाओ, तुम कितने सुंदर घोड़े हो, बिल्कुल परियों की दुनिया जैसे। अच्छा ठीक है, अब तुम मुझे घूरना बंद करो, मुझे शर्म आ रही है। ओह सॉरी, लेकिन क्या तुम सच में बोल सकते हो? हाँ, पर तुम ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी वजह से इन पेड़ को शांत करने में मुझे पूरी रात लग गई। दरअसल मैं अपने मालकिन के साथ आ रही थी और फिर। तुम जरा जोर से बोलोगी? और ये कि मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है और मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत प्यास भी लगी है। किरण की बात सुनकर घोड़े को उस पर तरस आता है और उसके लिए उस घोड़े के दिल में हमदर्दी भी जाग जाती है। ये लो, मेरे गर्दन के पास एक चाबी है। तुम इस चाबी को लेकर उस पुराने पेड़ को छुओ, तुम्हें जो भी कुछ चाहिए होगा तुम्हें वो मिल जाएगा। किरण को पहले थोड़ा डर लगा, लेकिन उसे बहुत तेज भूख लगी थी। वह उठी और चाबी लेकर पेड़ के पास गई। जैसे ही उसने चाबी से उस पेड़ की खाल को छुआ, एक दरवाजा सामने आया और दरवाजे में से एक टेबल बाहर आया। उस टेबल पर बहुत ही सारे खाने पीने की चीजें थी। इससे पहले कि घोड़ा उसे कुछ कहता, किरण को बहुत भूख लगी थी। वो खाना उठाई और जल्दी जल्दी खाने लगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ओह, मुझे माफ करना, मुझे सच में बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने तुम्हें खाने को नहीं पूछा। वैसे तुमने मुझ जैसे गरीब नौकरानी की मदद क्यों की? गरीब नौकरानी? अरे नहीं नहीं, तुम्हें देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। और वैसे भी मुझे पता है अकेलापन किसे कहते हैं।
यहीं से उस जादुई घोड़े और किरण के बीच दोस्ती की शुरुआत हुई। फिर घोड़े ने किरण की पहचान उस जंगल के हर एक पेड़ पौधे से कराई, जो असल में उस घोड़े के दोस्त थे। अब तो किरण को जब भी कुछ चाहिए होता वो जादुई पेड़ से मांग लेती और उसे वो सब मिल जाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़। तुम्हें भी चाहिए? रुको, मैं तुम्हारे लिए सबसे पसंदीदा चीज मांगती हूँ। दरअसल जादुई घोड़े को किरण का सरल स्वभाव और उदार मन बहुत ही अच्छा लगने लगा और वो उसे मन ही मन प्यार करने लगा। हालांकि किरण भी आज से पहले इतनी खुश कभी नहीं हुई जितनी कि वो आज थी। जादुई चाबी से उसे जरूरत की हर वो चीज मिल जाती, जैसे कि खाना, बारिश से बचने के लिए छत और सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म चाय और सोने के लिए मुलायम गद्देदार बिस्तर। ऐसे ही कई महीने बीत गए, पर एक रात किरण ने देखा कि वह घोड़ा किरण को पेड़ के हवाले सौंपकर वहाँ से अकेला कहीं जा रहा था। किरण ने चुपचाप से उसका पीछा किया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ यहाँ से। देखो, अब हम दोस्त हैं और दोस्ती में कुछ भी छुपाया नहीं जाता। मैंने तो तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताया, पर तुमने आज तक मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे बताओ, तुम यहाँ अकेले में इस महल की तरफ क्यों देख रहे हो? ये उस बूढ़ी चुड़ैल का महल है किरण। ये एक बहुत खतरनाक जगह है। उस चुड़ैल के पास मेरे पूर्वजों की सोने की अंगूठी है, जिसमें मेरा पूरा अस्तित्व समाया हुआ है। लेकिन मैं उसे लेने उस महल में नहीं जा सकता। उस महल में केवल इंसानी खाल वाले व्यक्ति जा सकते हैं, और वो चुड़ैल बस इंसान को महल में आने का इंतजार करती रहती है। वो चुड़ैल बिना किसी इंसानों की आवाज सुने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन जैसे ही कोई इंसान उसकी बातों का जवाब देता है, तो वह उसे हमेशा के लिए उस महल में कैद कर लेती है। मेरे कई दोस्तों ने मेरी मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ से लौटकर नहीं आए। अफसोस, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। मैं बस यहाँ खड़ा होकर अपने पुराने दिन को याद करता रहता हूँ, जो कभी मेरा था और उस पर सिर्फ मेरा हक था। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ मैं एक घोड़ा हूँ। किसने कहा कि तुम सिर्फ एक घोड़े हो? तुम बहादुर, उदार और बहुत ही दयालु भी हो। शुक्रिया किरण। अब चलो यहाँ से चलते हैं। मेरी वजह से तुम्हारी नींद खराब हुई। पर किरण ने उस घोड़े की मदद करने की ठान ली और वो दौड़कर उस चुड़ैल के महल की तरफ भागी। ये तुम क्या कर रही हो किरण? वापस आओ। मैं कहता हूँ वहाँ मत जाओ। वो घोड़ा काफी घबरा जाता है और वो अपनी पूरी शक्ति से किरण को रोकने के लिए दौड़ता है, क्योंकि वो किरण को प्यार करने लगा था। पर जादुई पेड़ों ने ऐसा नहीं होने दिया। वो उसके रास्ते में आ गए। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, इसी वक्त मेरे रास्ते से हट जाओ। इधर किरण चुड़ैल के महल के दरवाजे तक पहुँच गई थी। दरवाजा खुला हुआ था। लगता है चुड़ैल ने इस दरवाजे को जानबूझकर खुला रखा है, ताकि बाहर से आने वाला लोग बहुत ही आसानी से अंदर आ सके। बहुत होशियार चुड़ैल है। क्या ये महल तो बहुत बड़ा और आलीशान है। ये सही मौका है। चुड़ैल भी यहाँ नहीं है। मैं जल्दी से उस जादुई अंगूठी को ढूंढकर यहाँ से चली जाऊंगी। तभी उधर से चुड़ैल बाहर आती है। कौन है वहाँ? मुझे बहुत खुशी हुई कि इतने दिनों बाद कोई इंसान मुझसे मिलने आया है। वैसे भी मेरी उम्र ढलती जा रही है। ओह, तुम तो बहुत ही खूबसूरत और जवान हो, और तुम बहुत अच्छी भी हो। तभी तो तुम मुझ जैसी बूढ़ी चुड़ैल से मिलने यहाँ तक आ गई। बताओ, क्या तुम इस जंगल में खो गई हो और यहाँ पनाह चाहती हो? तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें वो सब दे सकती हूँ। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? लेकिन किरण बड़ी ही चालाकी से बिना उस चुड़ैल के बातों का कोई जवाब दिए सीधे दूसरे कमरे की तरफ गई और उसे खोलने लगी। ये तुम क्या कर रही हो बेटा? ये तो तुम्हारी बहुत ही बुरी आदत है। बिना इजाजत लिए किसी के भी घर में नहीं घुसना चाहिए। ओह, अब मैं क्या करूं?
इस चुड़ैल से अब भी नहीं बोली तो इसे मुझ पर शक हो जाएगा। पर मैं क्या करूं? अगर मैं कुछ भी बोली तो यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊंगी। मुझे अच्छे से याद है उस घोड़े ने मेरी बहुत सहायता की है। अब मेरी बारी है। तभी किरण की नजर पिंजरे में बंद एक चिड़िया पर गई और उस अंगूठी पर भी जो उस चिड़िया ने अपने गर्दन में डाल रखी थी। उधर क्या देख रही हो लड़की? तुम एक मामूली लड़की हो और मैं इस जंगल की रानी हूँ। मेरा अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किरण पिंजरे की तरफ देख रही थी। फिर उसने अपनी दाहिनी ओर देखा तो उसे एक डंडा दिखाई दिया। उसने बड़ी फुर्ती से उस डंडे को उठाया और पूरी ताकत से चुड़ैल के सर पर वार कर दी। चुड़ैल वहीं बेहोश हो गई। तभी सही मौका देखकर किरण ने उस चिड़िया को पिंजरे से आजाद कर दिया। चुड़ैल अभी बेहोश है, ये सही मौका है, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। ये सोचकर किरण वहाँ से फुर्ती से बाहर आ गई और एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गई। जान बची, लेकिन मेरा वो दोस्त घोड़ा कहाँ है और वो चिड़िया कहाँ गई? उसी वक्त जिस पेड़ के नीचे किरण बैठी थी वो अचानक एक औरत के रूप में बदल गई और उसने खुश होते हुए चांदनी को गले से लगाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी लड़की, आपने इस श्राप को तोड़ दिया। उसी वक्त उस जंगल के बाकी के सभी पेड़ सिपाही में बदल गए। हमें चुड़ैल ने श्राप दिया था। हाँ किरण, ये पूरा चीखता जंगल ये हमारा राज्य है। हमने चुड़ैल को लड़ाई में हरा दिया था, इसलिए चुड़ैल ने हमसे बदला लिया है। उसने हमारे साथ साथ हमारे राजा को भी श्रापित कर दिया। उसने हमारे राजा को एक घोड़े में बदल दिया और मुझे एक चिड़िया में। जब मैं अपने महाराज के लिए अंगूठी लेने गया था तब उसने मेरे पैर बांधकर तब अंगूठी मेरे गले में डाल दी। हम तुम्हारे बहुत बहुत आभारी हैं किरण, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। तभी उधर से एक सुंदर युवक आता है। क्या घोड़ा? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि इस राज्य के महाराज। नहीं किरण, मुझे तो तुम्हारे आगे अपना सर झुकाना चाहिए क्योंकि तुम सच में कमाल की हो। किरण, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। क्या तुम मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहोगी? किरण ने शर्माते हुए हाँ कहा और फिर बहुत ही धूमधाम से किरण और राजकुमार की शादी हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि उस चुड़ैल का क्या हुआ। तो चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए उस महल में कैद होकर रह गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें।